नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना शुरू किया था, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से धन के बहिर्गमन के बारे में चर्चा की थी। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है 1857 की क्रांति को शुरू करते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। जो 1857 की क्रांति है, यह एक दिन में नहीं हुई है, यह जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया में से थी। और इसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करेंगे वह एक वीडियो के माध्यम से नहीं, 2-3 वीडियो के माध्यम से हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग इसे 1857 को कई भागों में तोड़कर पढ़ेंगे। जैसे कैसे, देखिए, हम लोग सबसे पहले जानेंगे 1857 की क्रांति के कारण। क्रांति के कारण या इसे पृष्ठभूमि भी आगे जोड़ सकते हैं। क्या पृष्ठभूमि रही, क्यों जो है 1857 की क्रांति हुई। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति के कारण या पृष्ठभूमि जानेंगे। इसके बाद में दूसरे नंबर पे हम लोग क्या जानेंगे? दूसरे नंबर पर हम लोग जानेंगे आरंभ और विस्तार। आरंभ और विस्तार कहने का तात्पर्य यह है कि 1857 की क्रांति जब आरंभ हुई और उसमें फिर क्या क्या जो है घटनाएं घटी, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? विभिन्न वर्गों की भूमिकाएं। जैसे आप सभी को पता है कि झांसी की रानी ने अपना योगदान दिया, इसी तरीके से अवध के नवाब ने अपना योगदान दिया, विभिन्न जमींदारों ने अपना योगदान दिया। तो विभिन्न वर्गों ने जो है अपना अपना योगदान दिया है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और 1857 की क्रांति में हमें क्या पढ़ना है? असफलता के कारण। असफलता के कारण। और इसके अलावा अंतिम जो हम लोग पढ़ेंगे वह परिणाम। इस तरीके से 1857 की क्रांति को हम लोग 4-5 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? 1857 की क्रांति के कारण और या फिर उसकी पृष्ठभूमि। दूसरे में किस तरीके से आरंभ हुआ और इसका क्या विस्तार रहा 1857 की क्रांति का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद में विभिन्न वर्गों की भूमिका क्या रही इस विद्रोह में या इस क्रांति में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में असफलता के कारण और अंत में जो है परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो कह सकते हैं कुल जो है हम लोग 5 वीडियो के माध्यम से, कितने वीडियो के माध्यम से? कुल 5 वीडियो के माध्यम से हम लोग 1857 की क्रांति को कवर करेंगे। दोस्तों, हम लोग जो है जितना भी आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग सिर्फ जो है सिर्फ ऑप्शनल रूप से नहीं चल रहे हैं। हम लोग इसको जो है स्टेट पीसीएस या यूपीएससी लेवल का प्री और मेंस दोनों को लेकर चल रहे हैं। तो जो लोग जो है वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इससे प्रॉफिट पा सकते हैं, और बाकी जो लोग जो है स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये जो है टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग सबसे पहले आज इस वीडियो के माध्यम से क्या जानेंगे? 1857 की क्रांति के कारण या उसकी पृष्ठभूमि। उसको जानने से पहले थोड़े जो है 1857 के बारे में थोड़ी जो बातें हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, भारत में मुगल शासक कौन था। इसके बारे में 2-3 पॉइंट बनेंगे, वो पहले नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग शुरू करेंगे 1857 के कारण। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नोट करना होगा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टर्न। इसके अलावा भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग।
इसके बाद में और क्या जानना है, मुगल सम्राट कौन था या मुगल शासक, तो बहादुर शाह जफर। द्वितीय भी बोला जाता है या जफर भी बोल सकते हैं, बहादुर शाह जफर। इस तरीके से ये 3 पॉइंट याद रखने। अगर आप याद रखना चाहें तो एक चीज और नोट कर सकते हैं कि मुगल सेनापति उस समय पूछ लिया जाता है कौन था, तो उस समय मुगल सेनापति कौन था, वक्त कहाँ थी। तो एक इस तरीके से ये जो है कॉमन जो है चीजें हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे 1857 के कारण और या फिर उसकी पृष्ठभूमि। आप सब इसको नोट कर लीजिए पहले। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज जो मेन पढ़ेंगे वह 1857 के कारण या उसकी पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सब हेडिंग डाल लीजिए, 1857 की क्रांति के कारण, या इसको पृष्ठभूमि भी बोल सकते हैं, कि किस तरीके से 1857 की क्रांति की एक नींव तैयार हुई या क्या कारण है जिसके कारण जो है 1857 की क्रांति है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या जाना 1857 की क्रांति के कारण, इसको भी हम लोग कई भागों में बांटकर पढ़ेंगे। क्या क्या कारण है उन बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हम लोग जानेंगे आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। फिर हम लोग आगे देखेंगे तो बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण। इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सैनिक कारण, और एक और कारण समझना है तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण। इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कारणों के बारे में चर्चा करेंगे कि 1857 के क्रांति के कारण क्या हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग राजनीतिक कारण, फिर आर्थिक कारण, फिर सामाजिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग जो मुख्य हेडिंग इसमें डालते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे 1857 के राजनीतिक कारण क्या क्या रहे। तो इस बार एक बार साफ कर लेते हैं, फिर हम लोग राजनीतिक कारण के बारे में अच्छे तरीके से चर्चा करते हैं। जिन लोगों ने इसके पहले जितने भी मैंने वीडियो के माध्यम से इतिहास पढ़ने की कोशिश की है, तो उन सभी को हमने लिंक जो है उस प्लेलिस्ट की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। देखिए आप सभी को पता है कि 1498 में पुर्तगाली आए, उसके बाद में फिर धीरे धीरे डच, फिर जो है ब्रिटिश, फिर डेनिश, इस तरीके से फ्रांसीसी, ये सभी लोग आए। और एक टाइम ऐसा आता है कि अंग्रेजों का यहाँ पे शासन हो जाता है पूरी तरीके से। और आते आते अब यहाँ पे कहाँ पे हम लोग पहुंचे 1857। इसके पहले की जितना भी इतिहास रहा है उसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो जिन लोगों ने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है, मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, आप वहां से जाके इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1857 की क्रांति में कि राजनीतिक कारण क्या है। तो आप सब हेडिंग डाल लीजिए, राजनीतिक कारण। दोस्तों यह जो है वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि यह जो है जो 1857 की क्रांति है या एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर बार प्रश्न बनते हैं, चाहे वो प्री में बने या मेंस में बने, तो हम दोनों को ध्यान में रखते हुए बढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले समझते हैं राजनीतिक कारण क्या थे। तो इसको समझने के लिए आपको जो 1857 की क्रांति है उससे पहले की सभी बातों को जानना होगा। थोड़ा हम लोग जो है संक्षेप में समझ लेते हैं। आप सभी को पता है कि अंग्रेजों का यहाँ पे आधिपत्य हो गया था जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। ये कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध। ये कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये बंगाल वाले क्षेत्र में। तो भारत में बंगाल वाले क्षेत्र में 1764 के बाद में अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया है। इसी तरीके से आपने जाना कि आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? तो 3 युद्ध हुए टोटल।
सॉरी आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए थे। कितने हुए? 4 युद्ध आंग्ल मैसूर हुए। कौन कौन कब कब हुए उनके भी आपको सन पता होने चाहिए। देखो इन सभी के बारे में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो जो लोग जो नहीं पढ़े हैं उसको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप वहां से देख सकते हैं। देखो जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 तक। फिर इसके बाद में अगला जो युद्ध हुआ है 1780 से 84 तक। फिर अगला युद्ध 1790 से 92 और अंतिम जो युद्ध हुआ था 1799। तो ये आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। इसी तरीके से आप सभी ने जाना है कि आंग्ल मराठा युद्ध भी हुए हैं। आंग्ल मराठा, तो आंग्ल मराठा युद्ध कितने हुए हैं? वो 3 हुए हैं। पहला कब हुआ? तो सबसे पहला जो युद्ध हुआ था 1775 से 1782। दूसरा कब हुआ? 1803 से 1805। और अंतिम जो युद्ध हुआ था 1817 से 1818। यह एक युद्ध हुआ। इसी तरीके से आंग्ल सिख युद्ध भी हुए हैं। आंग्ल सिख युद्ध ये कितने हुए? तो ये 2 युद्ध हुए हैं। एक कब हुआ? एक हुआ 1846 से 1848 और अगला 1848 से 1849। इसको सही कर लेंगे, 1848 नहीं 46 में 1845 से 1846। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने जो है युद्ध लगातार लड़े हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध उन्होंने जीत लिया। इसी तरीके आंग्ल मैसूर युद्ध ने जो है 4 युद्ध लड़े और मैसूर वाले क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। आंग्ल मराठा युद्ध हुए तो उसमें जो है मराठाओं पर कब्जा कर लिया। और आंग्ल सिख युद्ध हुआ तो सिखों पर जो है इन्होंने कब्जा कर लिया। इस तरीके से इन्होंने जो है पूरा अपना कह सकते हो भारत में वर्चस्व जमा लिया है। अब ये क्या करेंगे? जितने लोग यहाँ से गद्दी से हटे हैं वो इनके विरोधी बन जाएंगे, पक्की बात है। वो इनके विरोध कह सकते हो, इनके अंडर में काम तो करेंगे, लेकिन अंदर से जो हताशा या जो उनको संतोष नहीं है वो धीरे धीरे एक ऐसा मोड़ आएगा कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बनेगा। तो ये आपको सबसे पहले समझना है। इसके अलावा और क्या कारण रहा राजनीतिक कारण? तो आप सभी को पता है कि लॉर्ड वेलेजली, किसको याद रखना है? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने जो है एक 1758 में 98 में एक सहायक संधि लाया था। सहायक संधि, और सहायक संधि में उसने जो है विभिन्न जो उस समय राज्य थे उनको अपने अंडर में कर लिया था कि आप जो है हमारे अंडर में काम करेंगे। तो वो कौन कौन से सहायक संधि के माध्यम से जो है कब्जा किया था एक तरीके से मान लीजिए, तो उसमें आपको नाम याद रखने होंगे, क्योंकि ये यहाँ पे जरूरी है। क्योंकि प्री में जो है एक तरफ जो है सहायक संधि के जो राज्य होते हैं एक तरफ सन दे दिया जाता है, मिलान कीजिए या जो है क्रमानुसार जो है सुमेलित कीजिए, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले जो हुआ था, पहला हुआ था हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, और उसके बाद में अवध, फिर पेशवा, फिर भोसले और अंत में सिंधिया। इस तरीके से इनका कब्जा हुआ था, या कह दो सहायक संधि में हस्ताक्षर किए थे। इनका क्रम है, कभी कभी सन भी एक तरफ दे दिया जाता है। तो 1798 में हैदराबाद, 1799 में मैसूर, तंजौर 1799 में ही, अवध जो है 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में और सिंधिया 1804 में जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये जितने भी शासक थे यहाँ के वो किसके अंडर में काम करने लगे? लॉर्ड वेलेजली के। इसके अलावा आपने यहाँ देखा जितने शासक थे उनको धीरे धीरे पराजित कर दिया और छोटे शासकों को या कह सकते हो अपने अंडर में कई शासकों को गद्दी पर बिठाया, फिर उनको भी हटा दिया और पूरा कब्जा जो है अंग्रेजों ने कर दिया। अब ये पृष्ठभूमि समझो एक तरीके से चल रही है कि राजनीतिक कारण क्या है। किसी को गद्दी पर से हटा दोगे या उसका अधिकार छीन लोगे तो जब तक आपसे डर रहा है या आपका विरोध नहीं कर रहा है तब तक जो है वो शांत बैठेगा, लेकिन जैसे ही लोगों का साथ मिलेगा वो विद्रोह कर देगा। वही एक कारण कोई विद्रोह का नहीं रहा, कुछ अन्य कारण है, वही सब जो है यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से आप सभी को पता है कि लॉर्ड डलहौजी का नाम आपने सुना होगा। लॉर्ड डलहौजी,
लॉर्ड डलहौजी के समय उसने जो है संधि लाया था, या कह सकते हो विलय पत्र लाया था, जिसको बोलते हैं विलय संधि या हड़प नीति भी बोल सकते हो, हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि जिन लोगों के जो है शासक के पुत्र नहीं हैं उनको जो है विलय पत्र के माध्यम से किसमें मिला लिया जाएगा, ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाएगा, अर्थात अंग्रेजों का जो क्षेत्र है उसमें उसको जो है सम्मिलित कर लिया जाएगा। इसमें कई जो है राज्य को उसने जो है अपने में मिला लिया, उसकी भी जो है लिस्ट आपको यहाँ पे याद रखना होगा। जैसे सबसे पहले आपका था सतारा, फिर दूसरा क्या था जैतपुर, फिर संभलपुर, फिर बघाट, इसके बाद में उदयपुर, झांसी और लास्ट में नागपुर। इस तरीके से इन क्षेत्रों पे विलय पत्र के माध्यम से या हड़प नीति के माध्यम से इनको भी कब्जा कर लिया है। तो आप सब देख रहे हैं, इतना जितना मैंने आप सभी को बताया है ये सब जो है इतिहास से संबंधित रहा है, और इन सभी शासकों का इन्होंने पूरा साम्राज्य हड़प लिया है, किसी से युद्ध करके, किसी को सहायक पत्र के माध्यम से विलय कर लिया, किसी को जो हड़प नीति के माध्यम से विलय कर दिया है। तो इतना जो क्षेत्र है कह सकते हो पूरा एक तरीके से अगर भारत देखे तो पूरे भारत में इन्होंने जो है कब्जा कर लिया है। किसी हमने बताया जैसे विलय पत्र के माध्यम से, सहायक संधि के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया है। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने मुगलों के बारे में चर्चा नहीं की है, तो यहाँ पे संक्षिप्त रूप में कर लेते हैं। आप सभी पता है कि मुगल में बहादुर शाह जफर गद्दी पर था, और उस समय जितने भी शासक होते थे वो अपने सिक्कों पर अपना जो है चित्र अंकित करवाते थे। तो अंग्रेजों ने मुगल शासक से कहा कि अब आपके जो सिक्के होंगे उस पे मुगल का चित्र या मुगलों का चित्र नहीं होगा, हम अपने हिसाब से सिक्के ढलवाएंगे और अपने हिसाब से चित्र बनाएंगे। जिसमें जो है बहादुर शाह जफर ने बहादुर शाह जफर ने भी इसका विरोध किया। इसके अलावा आपने देखा यहाँ पे जो अवध वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पे सहायक संधि के माध्यम से इस पे कब्जा कर लिया गया। पेशवा वाले क्षेत्र है, ये सभी जो है यहाँ पे कब्जा कर लिए गए हैं। इसके अलावा जो लॉर्ड डलहौजी है उन्होंने भी ये नीति अपनाई, और झांसी वाले क्षेत्र में उनको जबरदस्ती गलती से हटा दिया गया, झांसी की रानी को। तो इस तरीके से ये सब जो है कारण रहे राजनीतिक कारण, जिसके माध्यम से जो है 1857 की क्रांति भड़क उठी। ये सभी जितने भी यहाँ पे लोग हैं जो उस समय जीवित बचे हैं या उनके जो उत्तराधिकारी जीवित बचे हैं, उन लोगों ने मिलकर के जो है एक क्रांति ठान दी, उसे 1857 की क्रांति कहा जाता है या विद्रोह कहा जाता है। तो दोस्तों यह तो रहा है 1857 का राजनीतिक कारण। इसको आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और जानेंगे आर्थिक कारण क्या रहे 1857 के क्रांति के आर्थिक कारण। तो एक तरीके से जानिए, सबसे जो मुख्य कारण रहा है, जो नींव रही है, वो आर्थिक कारण भी रहा है। कैसे समझिए, देखिए आप सभी को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से भू व्यवस्था बताई है, भू राजस्व व्यवस्था, और जिसमें हम लोगों ने अलग अलग वीडियो के माध्यम से स्थायी बंदोबस्त पढ़ा था। इसके बाद में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। तो उस समय पूरे भारत में इन्होंने 3 भू राजस्व व्यवस्था अपनाई हुई थी अंग्रेजों ने। कौन कौन से, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। इनके माध्यम से भारत में पूरे क्षेत्र में ये लोग जो है कर लेते थे या टैक्स लेते थे भू राजस्व से। तो यह जो है व्यवस्था इतनी बेकार थी, हमने इसके बारे में विधिवत रूप से बताया। अगर यहाँ पे बताएंगे तो फिर वो 1857 की क्रांति से हम लोग अलग हट जाएंगे। तो जिन लोगों ने इन सभी के वीडियो नहीं देखे हैं वो भी जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो स्थायी बंदोबस्त हो या रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, महलवाड़ी व्यवस्था हो, इसमें कुल मिला के जो हानि हुई है वो कृषक को ही हुई है या किसान को ही हुई है। किसान जो है इस समय बिल्कुल गरीब हो चुका है, तो वो भी धीरे धीरे विद्रोह पर उतरेगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता है, तो फिर आदमी प्रयास करता है क्यों ना हम इनसे लड़े।
तो वही है। तो इन व्यवस्थाओं के कारण भी जो है आर्थिक जो है विद्रोह शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि इन कृषकों के पास बिल्कुल हीन दीन दशा बची है। और अगला देखिए अगर हम, तो आप सभी पता है कि ये लोग जो है तिनकठिया पद्धति शुरू किए थे। तिनकठिया पद्धति, तिनकठिया पद्धति में ये लोग क्या करते थे कि 1/3 भाग पर क्या वो जो है बुआई करवाते थे, नील की खेती करवाते थे। तो इसका भी कृषकों ने विद्रोह किया था। इसके अलावा और भी क्या कह सकते हैं, इन्होंने जो है सूती वस्त्रों पर, भारत में जो भारतीय लोग बनाते थे, भारतीयों द्वारा निर्मित सूती वस्त्रों पर इन्होंने जो है लगभग में 71% जो है टैक्स लगा दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी बनाई थी मशीनें, यहां से कच्चा माल ले जाते थे और अपने यहाँ यूरोप में जो है मशीनों से सूती वस्त्र बनाकर लाते थे और उनको बेचते थे। लोग जो है पहले जो है भारतीयों द्वारा निर्मित वस्तुएं पहनते थे, लेकिन जब इन्होंने इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया तो फिर यहाँ धीरे धीरे जो सूती वस्त्र उद्योग थे, वो भारतीय जितने भी सूती वस्त्र उद्योग थे वो बंद होना शुरू हो गए और लोग जो है किसके कपड़े खरीदने लगे, अंग्रेजों के द्वारा जो मशीनों से बनकर आते थे। तो इस तरीके से जितने भी ये उद्योग धंधे चल रहे थे भारतीयों के द्वारा, उनके उद्योग धंधे ठप हो गए। और हम क्या जान सकते हैं, क्या कह सकते हैं, धन का बहिर्गमन। आप सभी को पता है दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया था और उन्होंने इसमें बताया था किस प्रकार से अंग्रेजों ने जो है भारत को लूट लिया है और यहां से धन का संचय करते हुए यहां कहां ले गए हैं, ब्रिटेन ले गए हैं। तो इस तरीके से जो ये सभी कारण रहे हैं, ये सभी आर्थिक कारण हैं, जिसमें उन्होंने जो है भूराजस्व व्यवस्था ऐसी बनाई जिसमें भारत जो है धीरे धीरे कंगाल होता चला गया। इसके अलावा तिनकठिया पद्धति शुरू की जिसमें नील की खेती करवाते थे जबरन। सूती वस्त्र उद्योग जितने थे वो भारत में बंद हो गए। यहाँ पे मशीनें अपने यहाँ स्थापित करके सूती वस्त्र जो भारत से कच्चा माल ले जाते थे वहां से निर्मित वस्तुएं बेचने लगे। इसके अलावा जो भारत में जितने भी उद्योग थे सूती वस्त्र, उस पर 71% टैक्स लगा दिया, तो यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग ठप हो गए। और साथ ही साथ भारत में विभिन्न तरीकों से, मैंने जो है धन का बहिर्गमन आप सभी को बताया, उसमें मैंने बताया किस तरीके से लोग यहाँ भारत से धन ले गए। तो भारत में जब धन नहीं बचेगा तो वो फिर एक आर्थिक रूप का कारण बनेगा और फिर वह जो है किसमें शामिल हो जाएगा, आर्थिक विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आर्थिक कारण रहा। इसके आगे हम लोग अभी जानेंगे कि और भी क्या कारण रहे। दोस्तों अब हम लोग आर्थिक कारण के बाद में सामाजिक और धार्मिक कारण को समझते हैं। तो आप सब हेडिंग डाल लीजिए, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सामाजिक एवं धार्मिक कारण। आप सभी को पता है कि हमारा जो भारत देश है वो सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से बहुत ही एकीकृत रहा है और जितने भी पुरानी परंपराएं चली आई हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो किया है। जितनी भी भारत में संस्कृतियां हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से भारत में जो है फॉलो किया गया है। लेकिन क्या हुआ, आप सभी को पता है कि जब यहाँ पे अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे पुनर्विवाह नहीं हो रहा है, अंतरजातीय विवाह नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो है कह सकते हो बहुत भ्रूण हत्या चल रही है। इस तरीके से कई जो है कुरीतियां हैं भारत में और उसको उन्होंने बंद करने का प्रयास किया। उन्होंने कोई इसमें भारतीयों का हित नहीं चाहा, वो अपने हित के कारण शुरू किया था। वैसे ये सभी जितनी कुरीतियां थी उसको बंद कर दिया गया। उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लोगों ने उसका विरोध किया था। जैसे आप सभी को पता है क्या क्या, एक तो विधवा पुनर्विवाह शुरू किया गया जिसका उस समय लोगों ने जो है विरोध किया गया। दास प्रथा पर रोक लगाई गई, उस समय लोगों ने इसका भी विरोध किया। अंतरजातीय विवाह पर रोक जो है शुरू किया गया, उस समय उसका भी लोगों ने विरोध किया। और साथ ही साथ ये तो जो है कह सकते हैं एक तरीके से सामाजिक और धार्मिक दोनों कारण हो गए। और भी कारण क्या रहे तो हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने रंग भेद की हमेशा नीति बनाई है। यहाँ पे वो लोग जो अंग्रेज लोग होते थे वो भारतीयों को क्या बोलते थे, काला बोलते थे। भारतीयों को क्या बोलते थे, भारतीयों को काला बोलते थे, कभी वो भारतीय नहीं कहते थे कि काले लोग। तो इसलिए जो रंग भेद था ये भी एक सामाजिक कारण बना। और क्या हम बता सकते हैं, जबरन ईसाई धर्म।
आप सभी को पता है 1812 से 13 की तरफ जो है ईसाई मिशनरी भारत आया था, और उन्होंने जो है भारत में जबरदस्ती या जबरन जो है लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना शुरू कर दिया। इसके कारण जो है भारत में एक विद्रोह पनपा, लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया कि आप हमारा धर्म क्यों चेंज कर रहे हैं। तो ये सभी कारण रहे सामाजिक और धार्मिक कारण। देखो बहुत से कारण है जो मुख्य मुख्य है, मैं वहां पे वही चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग एक तरीके से समझ लीजिए 1857 की क्रांति के कारण में हम लोग जो है अलग अलग बिंदुओं को पढ़ रहे हैं। अगर बात की जाए तो अगर हम लोग पढ़ना शुरू करें तो विधवा पुनर्विवाह ही 1-2 घंटे का टॉपिक है, तो उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ मुख्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या कारण रहे हैं, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, ये सब आप नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि क्या सामाजिक कारण रहे। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि सैनिक कारण क्या रहे। सैनिक कारण, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि उच्च पदों पर ब्रिटिश या ब्रिटिशों की नियुक्ति। कहने का यह तात्पर्य है कि जितने भी सेना में उच्च पद होते थे उसमें भारतीय कोई नहीं सम्मिलित किया जाता था, सभी जो है ब्रिटिश बैठा ले जाते थे। इसलिए वो भारतीय सैनिक विरोध करते थे कि हम भी तो जो है योग्य हैं, हमें आप क्यों उच्च पद नहीं देते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानते थे। तो एक तो कारण ये बना सैनिक विद्रोह में। और दूसरा क्या कारण बता सकते हैं? असमान वेतन। असमान वेतन जो कह सकते हो जो ब्रिटिश अधिकारी थे, या एक मिनट मान लीजिए कि एक ब्रिटिश पुलिस वाला है और एक भारतीय है, तो दोनों का काम एक ही है, लेकिन जो ब्रिटिश अधिकारी है या ब्रिटिश जो सैनिक है उसको वेतन अधिक मिल रहा है, भारतीयों को कम मिल रहा है। तो इन लोगों ने इसका भी विरोध किया कि ऐसा क्यों, एक ही पद पर है, एक ही काम कर रहे हैं, तो दोनों लोगों का असमान वेतन क्यों है। और भी कारण है, आप सभी को पता है कि 1856 में एक अधिनियम आया था, कौन सा? भारतीय या भारतीय नहीं, सामान्य सेना भर्ती अधिनियम। कौन लाया था? कैनिंग ने। 1856 में जो है सामान्य सेना भर्ती अधिनियम लॉर्ड कैनिंग लाया, और उसमें बताया कि अब जो है जो इस अधिनियम के माध्यम से जितने भी भारतीय सैनिक हैं, और उस कौन से क्षेत्र में? मोस्टली बंगाल वाले क्षेत्र में, उन सभी सैनिकों को समुद्र पार करके जो है कहीं भी भेजा जा सकता है युद्ध करने के लिए। आप सभी को पता होगा कि उस समय मान्यता थी कोई भी जो है सैनिक समुद्र पार करके कहीं लड़ने नहीं जाएगा, उसको जो है एक तरीके से मान लीजिए कि धर्म से या सामाजिक जो पद्धति चली आ रही उससे जोड़कर देखते थे। लेकिन जो लॉर्ड कैनिंग था उसने कहा नहीं, अब इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय सैनिकों को किसी भी क्षेत्र में समुद्र पार करके लड़ने के लिए भेजा जा सकता है, जिसका जो है यहाँ के भारतीय सैनिकों ने विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो इस एक कारण और भी बचा। इसके अलावा एक जो है अधिनियम और आया था, डाक अधिनियम। डाक अधिनियम, और उसमें क्या बताया गया कि जो भारतीय सैनिक हैं उनको, भारतीय सैनिकों को निःशुल्क डाक सेवा नहीं दी जाएगी। इस तरीके से जो डाक अधिनियम आया, पहले क्या होता था कि जितने भारतीय सैनिक थे उनको कहा जाता था कि आप निःशुल्क रूप से अपने घर पे या परिवार पे या किसी को भी निःशुल्क रूप से डाक सेवा के माध्यम से अपना पत्र पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक अधिनियम जो बनाया गया डाक अधिनियम, उसमें कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अब जितने भी भारतीय सैनिक हैं उनको निःशुल्क रूप से यह सेवा नहीं दी जाएगी, उसके लिए उन्हें पैसा देना पड़ेगा, तब आप जो है डाक सेवा के माध्यम से अपना पत्र पहुंचा सकते हैं। तो इन सभी कारणों के कारण जो है सैनिकों ने विद्रोह करना शुरू किया। और इसके बाद में जो मुख्य तात्कालिक कारण है चर्बी युक्त कारतूस, उसके बारे में वो हम सैनिक विद्रोह में या सैनिक कारण में इसलिए नहीं रख रहे, उसको तात्कालिक कारण में रखेंगे। तो आप इसको देख लीजिए और फिर आगे हम लोग जानते हैं कि जो है तात्कालिक कारण क्या रहा। अब हम लोग जानते हैं कि तात्कालिक कारण क्या है।
तात्कालिक कारण। तो इसमें जो तात्कालिक कारण रहा है वो मुख्य है चर्बी युक्त कारतूस। तो देखो 1856 से पहले जो है ब्राउन बैस या जो है लोहे की कारतूस होती थी। ब्राउन बैस में जो लोहे की कारतूस लगती थी उसके माध्यम से युद्ध लड़ा जाता था। लेकिन दिसंबर 1856 के बाद में एक नई जो है राइफल आई, जिसको हम बोल सकते हैं राइफल इनफील्ड। राइफल इनफील्ड नई जो है यह राइफल आई और इसमें बताया गया कि जो इसमें कारतूस प्रयोग होती है उसमें गाय और सूअर की चर्बी युक्त है। गाय और सूअर की जो है इसमें चर्बी प्रयोग की जा रही है, जिसके कारण जो है हिंदू और मुसलमान दोनों वर्गों के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया कि हम जो है इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर धीरे धीरे क्या था, आपने जो है गोरखपुर की घटना सुनी है। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए क्या नाम था जिन्होंने जो है सैनिक विद्रोह किया था सबसे पहले। ठीक है, हाँ हम ये बता देते हैं, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने सबसे पहले इसका विरोध किया था और फिर धीरे धीरे ये यहां से समझो एक तरीके से कारण वो भी रहे जो मैंने अभी सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण बताया है। लेकिन यहां से वो आग लगी और धीरे धीरे ये आग जो है पूरे भारत में फैल गई और उसने जो है 1857 की क्रांति का एक जो है रूप ले लिया। क्रांति कोई एक दिन में नहीं हो जाती है, क्रांति जो है सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। फिर एक दिन उसका जो है कह सकते हो रिजल्ट हमें दिखता है कि अरे ये हो गया था। जैसे एक मान लीजिए कि कोई गरीब बच्चा है और वह गरीब था, एक दिन ऐसा आता है कि वह अमीर हो जाता है। तो क्या एकदम से अमीर हो गया? नहीं, उसने मेहनत करी, धीरे धीरे धन का संचय किया और धन को अलग अलग क्षेत्रों में लगाया और उसके बाद में धीरे धीरे वह अमीर बनता गया। एक टाइम ऐसा आएगा कि अमीर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आज के युग में जो है या आज के समय एशिया के सबसे अमीर आदमी आप सभी को पता ही कौन है। वो एक दिन में अमीर नहीं बचे, धीरे धीरे एक टाइम आया कि वो अमीर हो गए। तो यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसी तरीके से क्रांति शब्द इसी को समझना है। क्रांति मतलब एक दिन में नहीं आती है। इसी तरीके से 1857 की क्रांति जो है एक दिन में नहीं हुई है। जैसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा 13 मई या 11 मई 1857, तो एक दिन में क्रांति नहीं हुई। क्रांति पीछे कई कारण रहे हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से कारण बना, तात्कालिक कारण बना, जहां से विद्रोह एकदम से आग पकड़ ली, वो था चर्बी युक्त कारतूस। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने जो है 1857 के क्रांति के कारण समझे हैं। अब अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से 1857 का आरंभ हुआ और इसका क्या क्या विस्तार रहा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।